नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दुनिया के सामने इस वक्त तमाम तरह की चुनौतियां लगातार खड़ी हो रही हैं और उनमें एक चुनौती जो है वो आतंकवाद की चुनौती है। और आतंकवादियों के हाथ में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो खतरा ये है, वो चुनौती ये है कि आतंकवादियों के हाथ में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके जाने का खतरा है। ये दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। अभी ब्रसेल्स में जब आतंकवादी हमला हुआ था तो हमने ये रिपोर्ट्स पढ़ी कि वहाँ पर जो आतंकवादी थे लगातार जो न्यूक्लियर जो पाइलअप्स थे उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी। और ये खबर बताती है कि जो 2009 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जिस खतरे की तरफ इशारा किया था वो खतरा आज तात्कालिक है और कितना स्वाभाविक खतरा खड़ा हो गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर इस तरह के माहौल के बीच जब वॉशिंगटन में चौथा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन जब आयोजित हो रहा है तो उसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। जैसा मैंने कहा कि 2009 में पहली बार बराक ओबामा ने कहा था कि अब खतरा जो है वो परमाणु युद्ध का नहीं बल्कि परमाणु हमले का है और नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ से इस हमले की आशंका है। और उसी के बाद इस तरह के सम्मेलनों की शुरुआत हुई थी। पहला सम्मेलन 2010 में वॉशिंगटन में हुआ था। 6 साल बाद एक बार फिर से वॉशिंगटन में सम्मेलन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से शिरकत कर रहे हैं। आज इस सत्र में कुल मिलाकर इस पूरे कार्यक्रम में, इस सम्मेलन में 3 सत्र होंगे और उम्मीद की जा रही है कि 5 वर्किंग प्लान्स पर जो है वो सहमति बनेगी। ये सहमति कैसी होगी इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 6 सालों में और इन 5 जो वर्किंग प्लान्स पे काम करके क्या दुनिया इस खतरे से उबर पाई है और अभी क्या कुछ और करने की जरूरत है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। परिचय करा दें। हमारे साथ शशांक साहब हैं। शशांक साहब भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। शुक्रिया शशांक जी आपका। जनरल जीडी बख्शी साहब है हमारे साथ, सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल जीडी बख्शी साहब आपका भी। सबसे पहले ये सम्मेलन के संदर्भ में मैं शशांक जी, अगर कुल मिलाकर मैं देखता हूं, मैं जब चॉकआउट कर रहा था मुझे लगा 3-4 चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आइएगा, लेकिन इसके अलावा भी आप जोड़ना चाहें तो पहली बात, जब हम परमाणु सुरक्षा की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं कर रहे बहुत से देश इस तरह के हैं जो हम देख रहे हैं, एक खतरा बना हुआ है। दूसरी बात, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके हाथ में जो परमाणु इस तरह के हथियार जाने की आशंका है, वो एक बड़ा खतरा है, वो भी अभी तक लगा बना हुआ है। साइबर थ्रेट जो है वो न्यूक्लियर जितनी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस तरह का खतरा अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टेक्निक इस तरह की हो गई है। चौथी बात, जो न्यूक्लियर जो सीक्रेट्स हैं और उनका मटीरियल्स है उसका एक ब्लैक मार्केट है, डर्टी बम्स हैं। और 5वीं बात, जो सिविलियन प्लूटोनियम जो स्टॉक पाइल्स जो बिखरा पड़ा है उसको भी काबू में अब तक दुनिया नहीं कर पाई है। ये 5 खतरे जो हैं दुनिया के सामने अभी भी बने हुए हैं। तो सवाल है कि 6 साल में हमने क्या हासिल किया? इसके सबसे पीछे एक आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो आतंकवादी ताकतें आगे बढ़ती चली जा रही हैं और उनका एरिया ऑफ एक्शन बढ़ता चला जा रहा है। पहले जैसे अफ़गानिस्तान में ज़्यादा हमले हुए और वेस्ट एशिया के जो ऐसे मुल्क जहाँ पे कि डेमोक्रेसी लाने का प्रयास किया गया विदाउट एनी प्रॉपर प्रिपरेशन जी, तो वहाँ पर जो है इस तरह के मौके मिले कि वो अलकायदा के लोग वहाँ पर आ गए और तरह तरह के उनके फ्रंट्स बनकर वहाँ आ गए थे। भारत तो खैर आतंकवादियों का एक तरीके से उनका टारगेट रहा ही है। तो हमने देखा ये है कि उनके साथ में उनकी टेक्निकल सोफिस्टिकेशन बढ़ता चला गया है और साइबर टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने काफ़ी मास्टरी कर ली है। तो उनके यहाँ जो कई सारे जो अब नए लोग जुड़ रहे हैं वो सब ऐसे नहीं है कि खाली 7th सेंचुरी के बारे में सोच रहे हैं कि हमको खाली पूरे विश्व को उस दिशा में ले जाना है, बल्कि वो लोग भी हैं जो जानते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजीज हमारे हाथ में आई हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए अपने जो भी उनके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। तो ये सब बातें जो है पीछे से अगर हम देखेंगे कि जो एक पहले कुछ हम भारत में हमेशा से ये भावना रही थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है बहुत ही वो सिंसियरली काम नहीं कर रहे थे और वो सच साबित हुई है। वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का देखिए ना, सबसे बड़ा प्लान भारत ने ही दिया हमेशा और हमेशा कहा कि जो है पीसफुल जो हमको विश्व को बनाना है। वो बात ये नहीं मानते थे। जो जैसे पाकिस्तान में जिस समय वो न्यूक्लियर वेपन वगैरह उन्होंने असेंबल करने शुरू किए तो ऐसा लगता है कि काफ़ी मटेरियल, काफ़ी टेक्नोलॉजी उन्होंने वेस्ट से ही ली है और जब वेस्ट को मालूम चला तो उन्होंने शायद उसको पूरे तरीके से फॉलो भी नहीं किया। उस समय उनको लगता था कि पाकिस्तान बिल्कुल उनके साथ में मिला हुआ है और कभी भी इस तरह का काम नहीं हो सकता है कि जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा। लेकिन जब से सोवियत संघ का पहले विघटन हुआ तो उसकी वजह से जो है कई सारे देश ऐसे निकल आए जिनको कि परमाणु ऊर्जा की इतनी आवश्यकता नहीं थी और बहुत मटेरियल फैल गया।
दूसरा ये हुआ कि जो लोग पहले जुड़े हुए थे सोवियत संघ के विघटन में, जो लोग अलकायदा और इस तरह के जो लोग तालिबान वगैरह उसमें जुड़े हुए थे, उन लोगों ने इनके साथ में अपने इन देशों के अंदर भी जो है जो उनको कमज़ोर करने की कोशिश करी, वहाँ के हथियार और वहाँ के जो परमाणु के वो थे रिसोर्सेज थे उनको लेने का प्रयास किया। धीरे धीरे अब जब से इस्लामिक स्टेट बढ़ा है, और जिसने खाली ये नहीं कि वो और देशों को नुकसान पहुंचाए, बल्कि उन्होंने कोशिश की है कि अपना देश उनका बन जाए और साथ ही साथ जो पूरा इलाका उनके हाथ में आ जाए, जो इस्लामिक फोर्सेस के लिए काम करेगा। और दूसरा, जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो ऐसे देश हैं जैसे पाकिस्तान है या अफ़गानिस्तान है, जो अब अंदर से वीक हैं, कमज़ोर हैं, और हमेशा वो बात करते हैं इस्लाम की, लेकिन इस्लाम के खिलाफ काम करते रहे हैं, तो उनको किस तरीके से उनके हाथ से सरकार ले ली जाए। उनके हाथ से जो भी उनके यहाँ जो भी इस तरह के परमाणु वगैरह के संयंत्र हैं उनको अपने कंट्रोल में कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। पर जो जनरल जी.डी. बख्शी, जो ब्रसेल्स में हुआ, साफ तौर पर अगर एक आतंकवादी जो है न्यूक्लियर जो सामग्री है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कोशिशें लगातार जारी हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब 6 साल से ये पूरा सम्मेलन चल रहा है, हर 2 साल में हो रहा है, और 2014 में कहा गया था कि 98% जो हमने टारगेट लिए थे वॉशिंगटन में 2010 में, उसको अचीव कर लिया गया है। लेकिन खतरा अभी कम तो नहीं हुआ है। तो सवाल है कि क्या करने की जरूरत है दुनिया को अब, जबकि हम ये आखिरी सम्मेलन एक तरह से निर्णायक सम्मेलन है। देखिए, इस निर्णायक सम्मेलन में रूस वहाँ हाजिर नहीं है। 50% दुनिया के जिसके पास एटमी हथियारों का जखीरा है, एक तो रूस वहाँ उसने आने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी जो एब्सेंस है वहाँ पे, वो है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने बहाना बनाकर कि वो बना है, वो वहाँ जाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनको मालूम था कि वहाँ वो बहुत प्रेशर के नीचे आएंगे। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में एक अजीब जक्स्टापोजिशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्सेनल इन द वर्ल्ड और विद द मोस्ट इनसिक्योर न्यूक्लियर आर्सेनल, जहां पे सबसे ज्यादा जिहादी तंजीमें हैं। ये जो समागम है, सबसे ज्यादा जिहादी तंजीमें और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ न्यूक्लियर आर्सेनल। अब ये आर्सेनल सबसे इनसिक्योर है आज के दिन। क्यों? लेकिन पाकिस्तान की टीम वहां है, क्या अपने आप में पर्याप्त है? मतलब ये क्या माना जा सकता है? कितने लो लेवल की टीम वहां पे गई है, वो तो साहब बोलेंगे साहब ये तो हमारे दर्जे का सवाल है ही नहीं, इस पे तो हमारे नेताओं से बात करिए, वो पल्ला झाड़ने की बात है ये। देखिए, बात ऐसी है कि जब से वहां ओसामा बिन लादेन मारा गया था, पाकिस्तान को बड़ा फिक्र पड़ गया कि अगर अमेरिका इस प्रकार का ऑपरेशन करके ओसामा बिन लादेन को निकाल सकता है, तो वो उनके न्यूक्लियर हथियार भी निकाल सकता है, उनको भी टारगेट कर सकता है। तब से उन्होंने क्या किया है साहब कि वो अपने जो न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं उनको लगातार सिविल ट्रक्स में डाल के घुमाते रहते हैं, ताकि वो अमेरिकन सैटेलाइट सर्वेलेंस में नहीं पकड़े जाएं। और जब वो सिविल ट्रक्स में आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स घूम रहे हैं, और आप सोने पे सुहागा, आप टैक्टिकल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल नासर जैसे बनाने चाहते हैं, जो कि 60 किलोमीटर की रेंज है, जो कि बहुत सब किलोटन रेंज के हथियार हैं। आप ये वॉरहेड फैलाना चाहते हैं अपनी फील्ड फॉर्मेशंस में, और इनको आप लेके घुमा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में सैटेलाइट सर्वेलेंस से बचाने के लिए। तो ये बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं कि जिहादी कहीं भी एम्बुश लगा के इनको पकड़ ले। देखिए, 2 साल पहले जो आपकी ISIS है, उसने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि हम हथियार हासिल करेंगे परमाणु, और पाकिस्तान से हासिल करेंगे, चाहे पेमेंट करके करनी पड़े, चाहे हमको ये जो इसको वहां से चोरी करना पड़े, यहां से परलॉयन करना पड़े, लेकिन हम हासिल करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जो ISIS का नजरिया है, अभी तक हमने देखी थी कैटास्ट्रोफिक टेररिज्म। मतलब कि देखिए, अगर 9/11 के बॉम्बर्स ने वो 2 हमारी जो वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग्स में लगाया और 3000 लोग मार दिए, वो कैटास्ट्रोफिक टेररिज्म है। इन लोगों का सारी बातचीत जो कर रहे हैं, एपोलेप्टिक टेररिज्म, एंड ऑफ द वर्ल्ड टेररिज्म, न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना, और इनको लगता है कि पाकिस्तान एक देश है जहां पे ये न्यूक्लियर हथियार। शशांक जी, आपको लगता है कि जनरल जी.डी. बख्शी थोड़ा ज्यादा पाकिस्तान सेंट्रिक हो रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब दुनिया की हम बात करते हैं, जब परमाणु सम्मेलन की बात होती है, तो जैसे दक्षिण कोरिया में भी हुआ था, तब भी पाकिस्तान की जिक्र हुआ था, लेकिन लोग कह रहे थे कि भाई ज्यादा बड़ा खतरा जो है नॉर्थ कोरिया है, लोग ईरान की बात करते थे। जनरल जी.डी. बख्शी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान जो रियल थ्रेट है दरअसल, और उसकी नामौजूदगी, गैर मौजूदगी वहां के वजीर आला की, वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक तरह से? जी, ऐसा है कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्टर द्विपक्षीय है, इस तरह की बातचीत चल रही है कि कैसे पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको कैसे सेफगार्ड किया जाए, और किस तरीके से जो है वो उस पर
इंटरनेशनल यानी कि अमेरिकन टाइप की जो है कोई उनको दिया जाए इंफॉर्मेशन के लिए, शेयरिंग के लिए, जिससे कि उनको मालूम रहे। अब जो जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं तो मतलब ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में पूरे तरीके से अभी तारतम्य नहीं बन पाया, एग्रीमेंट्स नहीं हो पाए हैं, तो हो सकता है इसी वजह से शायद प्रधानमंत्री उनके नहीं गए हैं। हालांकि वहाँ पे इस तरह की दुखद घटनाएं भी हुई हैं कि लाहौर के पार्क में जो है जिस तरीके से आतंकवादी हमला हो गया और इतने बच्चे और औरतें मारी गई हैं। लेकिन ये हो सकता है कि अभी वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि पाकिस्तान डिसीजन किस फेवर में ले, अमेरिका के साथ में चले या जिस तरीके से वो जाना चाहता है अपना इंडिपेंडेंस लेके। चीन ने उसको $46 बिलियन का जो है अभी वो पैकेज दिया है और सऊदी अरेबिया हमेशा तैयार रहता है उनको अपना जिस तरीके से नया वो इस्लामिक वो कॉन्क्लेव बना रहे हैं अपने साथ में ISIS से लड़ाई करने के लिए या शिया से लड़ाई करने के लिए, तो पाकिस्तान को साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो वो सब इधर की तरफ है। लेकिन ये बात सही है कि दुनिया के सामने जो दूसरा खतरा बढ़ता चला जा रहा है वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने जो है हाइड्रोजन बम का करा है, बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट करते रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो किसी तरीके से भी जिस तरीके से लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज चलने वाली हैं दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में, तो वो कहते हैं कि इसमें जो है परमाणु अस्त्रों को जो है उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए वो जो है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले ही एडवांस में वो अटैक कर सकते हैं दक्षिण कोरिया के ऊपर। तो ये बड़ी इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो इनका जो 6 पार्टी टॉक्स चल रहा था पहले, वो इस समय थोड़ा सा उसमें चला गया, पीछे चला गया है। चाइना ने ज़रूर, चाइना भी इसमें जो है उनके साथ में जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहता, दबाव डालना चाहता है नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो जैसे एविएशन फ्यूल वगैरह के बारे में उनके ऊपर सैंक्शंस को स्ट्रेंथन किया गया है UN के अंदर। और पहले तो बात चल रही थी अमेरिका पूरा ही उनके तेल के बारे में पूरा सैंक्शंस लगाना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली बात बनी कि एविएशन फ्यूल के बारे में। दूसरा जो है नॉर्थ कोरिया एक उसके लिए भी जो लिथियम या जो रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह हैं उनके एक्सपोर्ट्स के लिए भी उनके ऊपर भी सैंक्शंस लग गई हैं, तो उसको भी उन्होंने जो है चीन ने मान लिया है। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से बिहेव कर रहा है तो अभी कहना मुश्किल है। तो वो भी जो है ये देखना है कि जो मटेरियल जो वेस्ट एशिया में या जिस तरीके से ताकतें यहाँ बढ़ रही हैं हमारे पड़ोस में, वो पहले हमला करने के उसमें स्थिति में होंगी या दूसरी ताकतें। यानी दो खतरे जो बड़े हैं दुनिया के सामने, एक तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं कर रहे हैं ऐसे देश जिसमें नॉर्थ कोरिया की बात होती है, या फिर पाकिस्तान जैसे देश भी जहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में खतरा बना हुआ है परमाणु हथियारों का जाने का। ये दो बड़े खतरे जो हैं वो साफ तौर पे दिखते हैं। आतंकवादी न्यूक्लियर वेपन्स और सामग्री तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये खतरा जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो इसी को कैसे निपटने के लिए क्या कुछ कारगर कदम उठाए जा सकते हैं इस न्यूक्लियर समिट में, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सांसद के मार्गदर्शन और ग्राम वासियों के सहयोग से हमारा गांव बने आदर्श गांव। हर जगह हो साफ सफाई, पक्की सड़कें और भरपूर हरियाली। घर घर हो बिजली, पानी और शौचालय जैसी जीवन की बुनियादी सुविधाएं। बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा, हर किसी को हासिल हो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। युवाओं के प्रशिक्षण के लिए हो कौशल्य वर्धन केंद्र। सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रयास सांसद का, विकास गांव का। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं
काम करना। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो कितनी चौकस है दुनिया परमाणु हमले से निपटने के लिए, इसी पर आज हम इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वॉशिंगटन में चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ शशांक जी और जनरल GD बख्शी साहब बने हुए। जनरल GD बख्शी साहब, जो 2 खतरे हमने अभी जिस पे जिक्र किया खास तौर से, उस संदर्भ में अगर देखें तो आपको लगता है कि ये जो तमाम जो चुनौतियां हैं दुनिया, और अगर हम 6 साल बाद भी हम कह रहे हैं जरूर कि किसी सहमति पर पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी खतरा अगर कम नहीं हो रहा, तो उसके पीछे शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो एक महत्वपूर्ण बात उठाई, उन्होंने कहा कि भाई उसका आतंकवादी जो है मेरा आतंकवादी नहीं, आतंकवाद उसका, आतंकवाद मेरा। ये तो दोहरे मापदंड शुरू से हम देख रहे हैं। क्या यही एक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है कि दुनिया इसमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही? बेशक। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हम न्यूक्लियर हथियारों की बात कर रहे हैं, जब तक न्यूक्लियर हथियार स्टेट एक्टर्स के हाथ में रैशनैलिटी ऑपरेट करती है, डेटरेंस ऑपरेट करती है। आप एक दूसरे देश को डिटर कर सकते हैं इस धमकी से कि अगर आपने इस्तेमाल किए, मैं आपके जो क्षेत्र को भी निस्तनाभूत कर दूंगा, और डेटरेंस आ जाती है। ये पूरी डेटरेंस थ्योरी फेल हो जाती है जब ये जो हथियार हैं नॉन स्टेट एक्टर के हाथ चले जाते हैं, जिसकी कोई टेरिटरी नहीं, जिसको कुछ डिफेंड नहीं करना, जिसको आप डिटर नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, और मोदी जी ने बिल्कुल सही बताया है कि ये अगर आतंकवादियों के हाथ लग गया, और जिसके संकेत आ रहे हैं, ब्रसेल्स में भी जैसे आपने बताया, वो निगरानी रख रहे थे, वहां के न्यूक्लियर जो केंद्र के जो बड़े वहां पे जो उनके इंचार्ज थे, उसके घर पे उन्होंने निगरानी, उसके हरकत पे निगरानी रखी हुई थी। मतलब कोई वो उनका शायद चाल थी कि कोई ये निकाला जाए। एक और थ्रेट जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस। कहा जा रहा है कि इतनी तकनीकी इनके पास नहीं है, क्या कहते हैं, महारत की वो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकें। वॉरहेड मिल भी जाए तो उस पर परमिसिव एक्शन लिंक्स होते हैं, जिनको जो है नॉन ऑपरेटिव करने के बगैर आप फायर नहीं कर सकते। वो शायद इनकी काबिलियत के बाहर है। लेकिन अगर इनको न्यूक्लियर मटेरियल मिल जाता है तो वो नॉर्मल एक्सप्लोजिव के साथ मिटाकर, रेडियो एक्टिव मटेरियल को मिलाकर वो आपकी जगह बम फोड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस। टेररिस्ट का इसका इस्तेमाल करने की संभावना कई प्रतिशत से ज्यादा है। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि जब तक हम टेररिज्म के ऊपर एक ठोस
और आक्रामक रवैया नहीं अपनाएंगे, माई टेररिस्ट वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर, अगर इस प्रकार के जो हमारे क्या कहते हैं दोहरे मापदंड होंगे, हिपोक्रेसी होगी कि अगर श्वेत लोग मरते हैं तो हाय 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 ये बहुत खराब है, लेकिन अगर हमारे जैसे अश्वेत लोग हिंदुस्तान में, तुर्की में 10 और जगह मर जाते हैं, बांग्लादेश में, भारतवर्ष में, पाकिस्तान में, तो वो चलता है। तो ये जो दोहरा मापदंड है, जब तक आप इसके ऊपर उभर कर नहीं आएंगे तब तक हमारी निजात नहीं। नंबर 1 चीज। और नंबर 2 चीज, देखिए मैंने पाकिस्तान के ऊपर खास तवज्जो इसलिए दी है, एज ए मिलिट्री एनालिस्ट हमें देखना है कि साहब अगर ये संभावना है तो ज्यादा संभावना मार खाने की कहां से, ज्यादा संभावना चोट खाने की कहां से जी। और 2 टूक शब्दों में कहना पड़ेगा कि आज के दिन पाकिस्तान ना सिर्फ भारतवर्ष के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्द बना हुआ है जहां तक टेररिज्म का मामला है। कहा जाता था कि दुनिया में कहीं भी टेररिज्म का इंसिडेंट हो, आप कहीं ना कहीं से उसके तार पाकिस्तान उस क्षेत्र से आप निकाल रहे, आप उनको जोड़ बिल्कुल। तो शशांक की बड़ी बात यह कि सहमति कैसे बनेगी। बात हो रही है कि 5 यहाँ पर कुछ सहमति चीजें पत्र हैं, उन पर समझौता हो सकता है, लेकिन सवाल यह कि ये एक तरह से निर्णायक ये सम्मेलन है। पोस्ट 2016 के बाद जो है दुनिया इसमें कैसे आए उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन दरअसल वे आउट क्या हो सकता है, रास्ता क्या हो सकता है? नहीं, जो हम लोगों ने अभी तक ये डिस्कशन किया है उससे काफ़ी क्लियर हो जाता है कि भारत का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण व्यू पॉइंट हो सकता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अमेरिका के साथ में या जो और भी देश इस ग्रुप में जुटे हुए हैं उनके साथ में हम डायरेक्ट बायलैटरल जो है इस तरह के रिलेशंस बनाएं कि ताकि काफ़ी क्लियरली सीमलेसली बात की जा सकती है एंटी टेररिज्म के बारे में, और जो भी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह अवेलेबल हो सकती हैं इस काम के लिए उनको इस्तेमाल किया जाए। दूसरा जो हमारे व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं इस टेररिज्म का, आतंकवाद को रोकने के लिए या न्यूक्लियर मटेरियल पे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के बीच में भी कुछ आदान प्रदान हुआ माना जाता है। बेनज़ीर भुट्टो ने एक बार खुद ही एक्सेप्ट किया था किसी डिस्कशन में कि उन्होंने पर्सनली वो कुछ उन्होंने आपस में अपने ओवरकोट के अंदर रख के ले गई थी डिज़ाइंस वगैरह। तो एक मैं कहूँगा कि इस प्रकार से ये हमें बात मान के चलनी चाहिए। अब्दुल कादर खान भी जब पकड़े गए थे एक बार उनका नाम आया था कि उन्होंने किस तरीके से एक वेयर हाउस सेल का डिपो बना रखा था सब जगह बेचने के लिए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए जो अमेरिका हुआ सबसे ज़्यादा, और बाकी जो विश्व के और देश हैं जिन के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको भारत को पूरे तरीके से अपने साथ में लेके चलना होगा। जितने भी इंटरनेशनल रिजीम्स हैं उसमें भारत की सदस्यता देनी होगी। और दूसरा, जैसे भारत ने कोशिश करी है पाकिस्तान को नॉर्मल देश बनाने के लिए, हमने बहुत उनको तरह तरह के फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट सार्क के अंदर में और SCO के साथ में भी उनको मान लिया हमने। तो हम चाहते हैं कि वो नॉर्मल कंट्री की तरह से, भारत के पड़ोसी की तरह से वो ऐसे उनका बिहेवियर हो, और वहाँ पे पीस लॉबी है एक तरीके से, मैं नहीं कहूँगा ख़त्म हो गए जी, लेकिन आर्मी और ISI किसी तरीके से अभी तक अपने को, जो उन्होंने बात की जनरल बख्शी ने कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट को जो है वो डिफ्रेंसिएशन करने में लगे रहते हैं, तो उनको पूरे तरीके से दबाना होगा। जो इस तरह के लोग हैं उनको न्यूट्रलाइज करना होगा। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया में भी जो बातें उनको पूरे तरीके से मान के चलना होगा कि किस तरीके से कोरिया में आगे पीस लाई जा सकती है। और जो पहले एक बार नॉर्थ कोरिया को कुछ अमेरिका ने भी मिलकर कुछ लाइट वाटर रिएक्टर्स जो है देने का कोशिश करी थी, कीडो करके एक एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, सब बहुत सारी लेकिन बाद में सब खत्म हो गई। जी, तो नॉर्थ कोरिया कहता है साहब हम आपकी बात पे कैसे विश्वास करें। अच्छा, ईरान के साथ में भी चूंकि उनके पास भी वो रह चुका है, लेकिन अब ईरान कोशिश कर रहा है कि सबके साथ मिलकर चले। तो भारत पूरे तरीके से चाहता है कि ईरान और भारत के जो आर्थिक रिश्ते हैं वो मजबूत हों, और ईरान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान वगैरह में डायरेक्टली वहाँ जा सकें, चाहे शाहबहार पोर्ट को डेवलप करके या जिस तरीके से भी। तो ये सब बातें करने की है कि एशिया के बारे में, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा खतरे एशिया से पैदा हो रहे हैं, तो एशिया में भारत जो है सबसे महत्वपूर्ण देश निकल कर आ रहा है। लेकिन इसमें जरूर बख्शी साहब, जब एशिया की, क्योंकि इसमें जो खबरें हैं वो ये कि अंतिम सत्र में जो है ISIS पे खास तौर से बात हो सकती है कि भाई ISIS को कैसे रोका जाए, क्योंकि अमेरिका की प्रायोरिटी है, उसको लगता है कि भाई वहाँ पर उनके हाथ में जो है न्यूक्लियर इस तरह के वॉरहेड्स नहीं जाने चाहिए। लेकिन बड़ी बात है कि जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई पूरी दुनिया, ये आतंकवादी जो एक वैश्विक नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं और हम नेशनल नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं। जो सहयोग आपस में होना चाहिए वो दुनिया के देशों में नहीं है, और हम ISI को देखेंगे, कोई शायद नॉर्थ कोरिया को देखेगा, कोई पाकिस्तान के, तो इस तरह के सहयोग जो है बढ़ाने
बढ़ाने के लिए दुनिया को क्या रास्ता निकालना? देखिए, यही तो बहुत क्रिटिकल है। हम नेशनली तो हर कोई देश ट्राई करता है, लेकिन इन लोग बच जाते हैं क्योंकि ये कोई नेशनल बाउंड्री रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो यहाँ से यहाँ पे वारदात करके पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में वो दाएं बाएं आपके निकल जाएंगे और वहां पे हमको प्रॉब्लम्स आती हैं। लेटर रोगेटरी भेजो, हमारी ट्रीटी उनके साथ है कि नहीं। ये जो एग्जीक्यूशन स्टेज के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम दिक्कतें पेश आती हैं। किसी को एक्स्ट्राडाइट करना है किसी दूसरे देश से, वहां प्रॉब्लम आ जाती है। और जैसे शशांक जी ने बिल्कुल सही बताया, इनका जो न्यूक्लियर वॉलमार्ट है, इनका जो कोऑपरेशन है, वो तो बहुत ही आला दर्जे का है साहब। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपस में इतना अच्छा कोऑपरेट करती हैं। और देखिए, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान तो वन ऑफ द वर्स्ट प्रोलिफरेटर्स हैं। न्यूक्लियर डिजाइन जो है बॉम्ब का, ये पाकिस्तान ने दिया है नॉर्थ कोरिया को, और इन एक्सचेंज वो वहां से ताइपोदोंग और नोदोंग मिसाइल खरीद के वहां से लाए हैं, और उसके लिए भी पैसा चीन ने दिया साहब। अब देखिए, हद की बात तो ये है। और बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो पाकिस्तान के बॉम्ब थे उनका डिजाइन चीन से आया था। पहला बॉम्ब लॉपनॉर में टेस्ट किया गया था। ये तो लेवल है न्यूक्लियर वॉलमार्ट की जो कोऑपरेशन चल रही है देशों में। ये पूरे आपके जो डेटरेंस सिस्टम को बीट करने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन सिस्टम को बिल्कुल नाकारा हो जाता है। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि जो डबल स्टैंडर्ड हैं, जो दुनिया के देशों के कुछ डबल स्टैंडर्ड है, और जब तक उन डबल स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं आया जाएगा और कम से कम इस खतरे को किसी और का खतरा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का खतरा समझने की जो सोच जो है वो एक साथ सोच विकसित नहीं होगी और एक दिशा में लोग बढ़ने का नहीं सोचेंगे, तब तक जो है इस सम्मेलन की सार्थकता जो है वो साबित होनी बड़ी मुश्किल है। लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो 5 जो इसमें वर्किंग प्लान्स बनेंगे, उन वर्किंग प्लान्स पे दुनिया आगे बढ़ेगी और शायद एक समझ ज्यादा विकसित हो। ब्रसेल्स ने रियल खतरा दिखा दिया है कि खतरा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए सबको इकट्ठा होना ही पड़ेगा अगर दुनिया को न्यूक्लियर खतरे से, न्यूक्लियर हमले के खतरे से बचाना है। तो फिलहाल इंतजार रहेगा कि सम्मेलन से क्या क्या खबरें निकल कर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी और जनरल जी डी, आप दोनों का आने के लिए शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और कार्यक्रम में। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।